हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम नीतीश और आप हैं मेरे साथ इस चैनल पर इस क्लास को अटेंड करने के लिए। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फाइन स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था फाइन स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन में, जहां पे हमने ऑलरेडी दो चीजें वहां पे डिस्कस कर ली थी। फाइन स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो बोला था कि जो एच होगा, जो पटा पार्ट होगा एच प्राइम, जिसको हम बोल के चल रहे थे हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अगर नहीं देखी आपने क्लासेस वो, तो उन क्लासेस को जरूर से देख लेना, ताकि आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अगर आप अपने एकेडमिक्स में है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर या फिर मान लो यूनिवर्सिटी आईआईटीज के अंदर भी इन स्टेप्स को इग्नोर करके डायरेक्ट आपको जो फाइनल आंसर होता है ना वो बता दिया जाता है। तो बीच में जो स्टेप्स आती है उनको वहां पे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने देखा था जो हैमिल्टोनियन होता है, जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन होता है, वो तीन टर्म्स में था। एक H1, H2 एंड H3। ऑलरेडी हमने दो क्लासेस के अंदर दो स्टेप्स हमने कंसिडर कर लिए थे, H1 एंड H2। H1 और H2 क्या था? H1 हमारा पास था, H1 के लिए हमने निकाला था रिलेटिविस्टिक काइनेटिक काइनेटिक टर्म, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो आ रहा था वो H1 प्राइम था हमारा पास। H2 प्राइम हमारे पास क्या था? ये बेसिकली आ रहा था हमारे पास स्पिन ऑर्बिट की वजह से। एंड एक आ रहा था हमारे पास H3, जो कि आ रहा था हमारा डार्विन टर्म, जिसको हम बोल रहे थे डार्विन टर्म। तो दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे दोनों के फॉर्मूले। चलो एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि हमने क्या निकाला था हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, अब उनके अंदर आया क्या था वो आपको वहां क्लासेस में मिल जाएगा। जब हमने बात की थी इसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी करेक्शन के अंदर हमारे पास जो एनर्जी आई थी वो बेसिकली एनर्जी आई थी हमारे पास E1, जिसको हमने डिनोट किया था, और ये हमारे पास थी En जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में एन स्क्वायर, और अंदर आया था हमारे पास एन अपॉन में ये आया था L प्लस 1/2 माइनस 3/4। किसके लिए? E1 रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकाले थे, इसके अंदर जब हमने करेक्शन पार्ट निकाला था तो हमारे पास ये वाला ये थी। इसको इक्वेशन दे देंगे, मान लो 1। दूसरा हमारे पास जो आया था डेल E2 के अंदर हमारे पास जो हमने निकाली थी वो आई थी हमारी एनर्जी माइनस E1 और जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में एन L प्लस 1/2 एंड ये आया था L आया था बेसिकली J बराबर L प्लस 1/2 के केस में, और माइनस L प्लस 1 आया था J बराबर L माइनस 1/2 के केस के अंदर, राइट। सो ये हमारे पास आया था E2 के लिए, ये काइनेटिक और ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी जो आती है हमारे पास, और जो हम निकालते हैं वो। अब हमें पहले निकालनी है डार्विन टर्म। थर्ड हमारा था डार्विन टर्म, ये हमने नहीं निकाला था, ये आज क्लास में हम निकालेंगे। और इस टर्म को निकालने के बाद हम देखेंगे कि फाइनल एनर्जी जो आती है हमारे पास, एक तो फाइनल एनर्जी किसकी वजह से, इन तीनों टर्म की वजह से फाइनल एनर्जी कितनी आती है वो, और दूसरी चीज सब कुछ मिला के, मतलब परटर्ब पार्ट और जो हमारे पास अनपरटर्ब पार्ट था, दोनों की एनर्जी मिलाकर हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आती है। तो ये हमारा यहाँ पे था। और दूसरी चीज, एक और दो तीन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, जो कि था कि एक था हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास ke² अपॉन में h कट c, एंड एक था a, और a की वैल्यू थी kme² अपॉन में h कट। ये दो हमारे पास टर्म्स थी। तो a हमारे पास थी, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट, h कट स्क्वायर अपॉन में kme² यहाँ थे था, और अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास k² अपॉन में h कट c, ठीक है। सो E1 हमारे पास ये आया था बेसिकली, E2 हमारे पास आया था Z² अपॉन में 2m, ओके। यहाँ पे एक और आएगा 2, सो माइनस En Z अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2nl L प्लस 1 L प्लस 1/2
दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों चीजें हमने देख ली थी। और जो ये वाली एनर्जी थी हमारे पास, ये एनर्जी आई थी हमारे पास एल इज नॉट इक्वल टू जीरो के केस के अंदर। थर्ड टर्म देखते हैं डार्विन टर्म। तो ये दोनों हमने निकाल ली थी, इनके रिलेटिविस्टिक जो हैमिल्टोनियन पार्ट था उससे हमने ये चीजें डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम दो काम करने वाले हैं। पहला निकालने वाले हैं डार्विन टर्म की वजह से जो एनर्जी हमारे पास आएगी वो चीजें, एंड द सेकंड थिंग इज टोटल एनर्जी कितनी आएगी। तो करते हैं इस क्लास को शुरू। ये हमारा जस्ट एक समरी टाइप में था कि हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर है या किसी भी आईआईटी के अंदर है, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राइट, सो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारी एएमपी की प्लेलिस्ट आपके लिए वो बेनिफिशियल है वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डार्विन टर्म के लिए हमारे पास जो हैमिल्टोनियन टर्म थी H3 प्राइम, H3 प्राइम इसके लिए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था पाई h कट स्क्वायर अपॉन में 2 m स्क्वायर c स्क्वायर एंड z e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल r। ये हमारे पास था फॉर द डार्विन टर्म। हैमिल्टोनियन जो हमें दे रखा था फॉर द डार्विन टर्म, हैमिल्टोनियन हमें ये दे रखा था जेड स्क्वायर पर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल आर। एक हमने मिसप्रिंट वहां पे की थी कि यहाँ पे हमने आर लिखा था 1 अपॉन में आर। अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो वो आर हमारा करेक्ट इनकरेक्ट था, वहां पे आर नहीं आएगा। फिर हम निकालते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, देखो ये निकाल रहे हम एल बराबर एट एल बराबर 0। जो डार्विन टर्म हम बेसिकली निकालते हैं ना वो एट एल बराबर 0 निकालते हैं। और ये जो टर्म होती है डज नॉट एक्ट ऑन द स्पिन वेरिएबल्स। ये टर्म होती है, इसके लिए एक लाइन लिखनी हमें कि दिस टर्म इज डज नॉट एक्ट ऑन स्पिन टर्म्स। स्पिन टर्म्स या फिर स्पिन वेरिएबल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती है। वाई, एल बराबर 0 पे हमारे पास जो देखते हैं हम बेसिकली कि स्पिन के लिए हमने निकाला था ये वाले टर्म, एल स्पिन के लिए अगर इंक्लूड करते हैं तो ये होता है। डार्विन टर्म होता है स्पिन लेस पार्टिकल्स के लिए। तो एक ये चीज है एट एल बराबर 0 पर, एल बराबर 0 पर जो एन की वैल्यू बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे देखेंगे स्टेट हम देखते हैं 1। तीन चीजें देखते हैं, स्पिन वेरिएबल्स के ऊपर अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो एस बराबर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 0, ये जिसको बोल सकते हैं हम एम जो देखेंगे यहाँ पे वो भी हम क्या लेंगे यहाँ पे 0। तो जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन एटम, तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम हमारा हाइड्रोजन एटम ही हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। सो इसके केस के अंदर हम जो देखते हैं, एक तो हमें एनर्जी हैमिल्टोनियन हमें मिल गया है, पर थर्ड पार्ट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं वहां पे वेव फंक्शन निकालते हैं। तो वेव फंक्शन जो हमारे पास होगा यहाँ पे साइन एन 0 0, एल बराबर 0 पे देख रहे हैं, एम बराबर ऑल्सो 0 रहेगा एन के लिए, मतलब एन की वैल्यू हमें नहीं पता कोई भी एन पार्टिकल के लिए। सो जब एन के लिए देखते हैं तो हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू। दो चीजों से निकालते हैं, एक हमारा निकलता है आर एन एल और वाई एल एम। सो आर एन 0 और वाई 0 0 होगा। आर एन 0 के लिए जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आती है जेड क्यूब डिवाइड्स में एन क्यूब ए क्यूब की पावर 1/2 एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में जेड आर अपॉन में ए। ये तो किसकी वैल्यू थी हमारे पास, इसकी आर एन नोट की। वाई की वैल्यू जो आती है वो आती है 1 अपॉन में 4 पाई की पावर 1/2। ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन की वैल्यू आती है। इसकी नहीं है याद कर लेना, रट लेना किसी भी तरीके से। हाइड्रोजन एटम की हम सेपरेट क्लास लेंगे जहां पर हम देखेंगे कि इनके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, दोनों के लिए आर एन एल के लिए और वाई एल एम के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप आराम से इजीली किसी भी फंक्शन की लिए वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बाकी अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे सो डेल ई 3 की वैल्यू। सो डेल ई 3 क्या हो जाएगा, डेल ई 3 हो जाएगा हमारे पास ये वहां से पाई एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में 2 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एंड ये दे रखा है सो साइन
n00 और यहां पे देखें वो, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल आर पे एंड साइन n00, इस तरीके से होगा। बाकी इसके साथ जो टर्म आ रही है हमारे पास ये वाली, ये कांस्टेंट आ रहा है एंड देन ये वाला यहाँ पे ये कांस्टेंट आ रहा है। सो ये तो बाद में आएगा ना, इनकी वैल्यू जो रखेंगे तो। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू के रखने पर क्या आएगा, डेल E3 बराबर, सो ये हो जाएगा हमारे पास पाई h कट स्क्वायर डिवाइड्स में 2 m स्क्वायर c स्क्वायर z e स्क्वायर बाई पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इसका हो जाएगा हाइड्रोजन एटम, वन एटम के लिए ले रहे हैं हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के लिए हमें लिमिट्स पता होती है, वो होती है 0 से इनफाइनाइट। देन इसकी वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये जाएगा जेड क्यूब डिवाइड्स में एन क्यूब ए क्यूब इनटू में इसका स्क्वायर 1 में 4 पाई, एंड एक और आता है यहाँ पे 2, इसके साथ 2 और आता है, सो हो जाएगा 4 और e की पावर माइनस में 2 जेड आर अपॉन में ए डेल आर डी आर, इस तरीके से ये होगा। तो वेयर इज अवर रफ, यहां पे करते हैं। तो यहां से ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन पाई से हमारा ये पाई हट जाएगा, और बस ठीक है, इतना ही आएगा, बाकी सबको बाहर निकालेंगे तो डेल E3 जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास h कट स्क्वायर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है हमारे पास k जेड क्यूब और जेड 4 e स्क्वायर होगा डिवाइड्स में यहां से 2 m स्क्वायर c स्क्वायर और n क्यूब a क्यूब 2 m स्क्वायर c स्क्वायर n क्यूब a क्यूब, और अंदर बच जाएगा हमारे पास 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 जेड आर अपॉन में a डेल r माइनस 0, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। सो डेल r माइनस 0, r बराबर 0 अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा डिराक डेल्टा का, इसका वैल्यू हो जाएगी 1, और हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल E3 की, ये आ जाएगी h कट स्क्वायर k Z4 e स्क्वायर डिवाइड्स में 2 m स्क्वायर c स्क्वायर n क्यूब a क्यूब। हमें जो फाइनल आंसर चाहिए होता है वो चाहिए होता है जेड एंड अल्फा के अंदर, h कट हमें नहीं चाहिए होता है, k हमें नहीं चाहिए होता, ना ही a वहां पे हमें चाहिए होता है। सो जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो, a की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है, तो a की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, या डेल E3 बराबर h कट स्क्वायर k Z4 e स्क्वायर डिवाइड्स में 2 m स्क्वायर c स्क्वायर n क्यूब n2, एंड यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास k क्यूब m क्यूब e6 डिवाइड्स में h6, इजी करते हैं तो इसको, ये हो जाएगा डेल e क्यूब बराबर k4 Z4 e8 डिवाइड्स में 2, और ये m और बचेगा ऊपर c स्क्वायर n क्यूब h4। ओके, आई थिंक इट्स विजिबल इन द कैमरा। ओके, तो राइट, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू यहाँ पे। अभी एक और चीज यहाँ पे मिसिंग है, h कट आ रहा है और k आ रहा है, तो इसको भी हमें यहाँ पे क्या करना है, हटाना है इसको भी, इन दोनों टर्म्स को भी, k को और h कट, और अल्फा हाई नहीं रहा। अब हम क्या कर सकते हैं कि h कट की वैल्यू रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो यहां से अगर हमें h कट की वैल्यू रखनी हो तो आ जाएगा k e स्क्वायर अपॉन में अल्फा c, वो वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये आई थिंक आपने कर लिया होगा, राइट, आई होप। तो वहां पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा डेल E3 बराबर
K4 Z4 E8 M डिवाइड्स में 2C स्क्वायर N क्यूब इंटू में 1 अपॉन में H4, सो 1 अपॉन करेंगे तो अल्फा ऊपर जाएगा, सो अल्फा 4 C4 डिवाइड्स में K4 E8, देन यहां से डेल E3 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी K4 E8 और K4 कैंसिल, ठीक है। देन ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, और यहाँ पे C स्क्वायर से एक ही हट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, और ऊपर M है तो ये बचेगा हमारे पास 1/2 M C स्क्वायर Z अल्फा का होल 4 डिवाइड्स में N क्यूब। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब आंसर को हमें किसके टर्म्स में लेके चलना है, जो हमारे पास नॉर्मल अनपर्टर्ब्ड जो एनर्जी आती है उसके टर्म्स में। सो अनपर्टर्ब्ड वाली एनर्जी की फॉर्म अगर हम बदलते हैं तो हो जाएगा डेल E3 बराबर 1/2 M C स्क्वायर इंटू में Z अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में N स्क्वायर इंटू में इसको लिख सकते हैं Z अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में N। अब हमें पता है जो एनर्जी हमारे पास होती है, जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, अगर आपने क्लासेस देखी तो वो हो जाएगी माइनस ई एन फॉर द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी इन nth स्टेट के लिए जो होती है वो ये वैल्यू होती है। तो डेल E3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ई एन जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में n। ये आती है हमारे पास कब, जब L इक्वल्स में क्या हो 0। इस टर्म के अंदर ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है, कौन सी, किसके लिए ये चीज आई है हमारे पास, डार्विन टर्म के लिए, डार्विन टर्म। तो डार्विन टर्म भी हमने निकाल दी, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ पता है मेरे को आपने नहीं किया है, कर लीजिए, है ना, आपके लिए ही यूजफुल होगा, आगे आपको काम आएगा ये चीजें। तो डार्विन टर्म के लिए हमारे पास आ गई, किस तरीके से पूरा है, हमने पूरा डेरिवेशन देखा इसका। तो हमारे पास तीनों एनर्जी स्टेट आ चुकी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए आ चुकी है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन आ चुका है, और ये तीसरा आ चुका है डार्विन टर्म। हालांकि हम कभी कभार क्या है ना कि जो ये वाली डार्विन टर्म वाली जो एक्सप्रेशन है हम डायरेक्ट निकाल देते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वाले के से, जैसे कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के अंदर हम वहां पे डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, दो चीजें निकालते हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास एक जो प्रॉब्लम मेनली आती है ना वो हमारे पास एक आती है, जैसे कि आपने ये तो उतार ही लिया होगा, हमें कई बार अगर आपको भी एकेडमिक्स में करवाया हो तो डायरेक्ट भी करवा देते हैं। डायरेक्ट किस तरीके से करवाते हैं कि मान लो वहां पे हमारे पास एनर्जी थी डेल E2 बराबर माइनस ई एन जेन अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में 2 एन एल एल प्लस 1/2 एल प्लस 1, एंड यहाँ पे था एन एल प्लस 1, जे बराबर एल प्लस 1/2 के लिए और जे बराबर एल माइनस 1/2 के लिए। ये दो वैल्यूज थी। अब देखना यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम यहाँ पे L बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब एट L बराबर 0, सो एट L बराबर 0 के केस के अंदर जब हम J बराबर L प्लस 1/2 लेते हैं ना, तो L प्लस 1/2 के केस के अंदर तो क्या होगा कि L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो E डेल E2 आएगी वो क्या आ जाएगी, L J 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, और हम बस इजीली आंसर आ जाता है ये वाला Z अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में n, जो कि हमारा सेम होता है ये। बट जो यहाँ पे जो जस्टिफाई नहीं हो पाती चीजें वो ये हो जाती है कि मान लो हमने सिर्फ अभी तक J बराबर L प्लस 1/2 के लिए लिया, इफ वी टेक द वैल्यू फ्रॉम J बराबर L माइनस 1/2, देन आफ्टर व्हाट वी गोट, सो इन द केस ऑफ J बराबर L माइनस 1/2 we get the answer is undefined not defined। how, इसके लिए क्या रखेंगे L प्लस 1/2, सो L प्लस 1 से L प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर होता है इसकी क्या बोलते हैं बटे में होता है, इसको ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे नहीं होता है इसके मल्टीप्लाई में, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू रखते हैं सो डेल E2 की जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है माइनस ई एन जेन अल्फा का स्क्वायर डिवाइड्स में एंड नीचे आ जाता है 2 एन एल एल प्लस 1/2। अब इस केस के अंदर जब हम बात करते हैं L बराबर 0 पे,
सो एट एल बराबर 0 पे हम जानते हैं 1 अपॉन में एल क्या होता है, अनडिफाइंड। सो डेल ई टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वाले टर्म से भी वैल्यू तो निकाल लेंगे, बट प्रॉब्लम जो यहाँ पे क्रिएट होती है वो क्रिएट हो जाती है हमारी इस वाले टर्म के अंदर, कि इस वाले टर्म को किस तरीके से हम जस्टिफाई करें अभी यहाँ पे, राइट। तो ये वाली बस यहाँ पे प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने पूरा डेरिवेशन किया। बाकी आप यहाँ पे ये एक जो ऊपर वाली टर्म होती है ना, इसको लेके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो और हमारे पास डायरेक्ट डार्विन टर्म आ जाएगी। कभी मान लो कि इतना नहीं करना है हमें, डायरेक्ट किस तरीके से निकालना है, तो अगर आपको ये वाली चीज याद है तो डायरेक्ट आप डार्विन टर्म निकाल सकते हैं। अब ये जो अनडिफाइंड वाली टर्म आ रही कि इस वैल्यू के ऊपर हमने अनडिफाइंड हो गया हमारे पास, तो इसको जस्टिफाई किस तरीके से करें कि सर अगर हम आगे कभी इन फ्यूचर हमें निकालना हो ये चीजें, तो वहां पे ये चीजें सही हो, गलत ना हो। तो यहाँ पे तो दोनों आते हैं ना, डार्विन टर्म और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म, इनको एक थोड़ा सा इनका स्टैंडर्ड मतलब एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अंदर इनको कन्वर्ट करते हैं। फॉर दिस इक्वेशन नंबर मान लो कि ये वाली 2 दे देते हैं इसको, ये 3 और जो E1 आई थी वो 1 हो जाएगी। सो फॉर इक्वेशन 2 एंड थर्ड, सो फॉर इक्वेशन 2 एंड थर्ड द जनरल जैसे बोल सकते हैं द यूनिवर्सल फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म, और वो होती है हमारे पास डेल ई बराबर ई एन जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में एन स्क्वायर, एंड यहाँ पे होता है एन जे प्लस 1/2 माइनस एन एल प्लस 1/2। ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल फॉर्म, आपको याद रखनी है फॉर बोथ केसेस, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी इक्वेशन थर्ड और सेकंड दोनों के केसेस के अंदर हमारे पास ये होती है। अब इसको हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट याद रख लेना, देखो इसका डायरेक्ट याद रखोगे तो आपको बेटर ऑप्शन रहेगा, और ये हम यूज करेंगे बेसिकली जब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, किस तरीके से ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई करता है वो देखते हैं। तो इसके केस पहले हम निकालते हैं स्पिन ऑर्बिट के अंदर, तो स्पिन ऑर्बिट के अंदर जब जे बराबर हम क्या रख रहे हैं एल प्लस 1/2, जे बराबर एल प्लस 1/2 रख रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है लाइक एट जे बराबर एल प्लस 1/2 के केस के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, डेल ई टू बराबर माइनस में ई एन जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड में 2n एल प्लस 1/2 एल प्लस 1, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको जस्टिफाई करते हैं, जे बराबर हम क्या रख रहे हैं एल प्लस 1/2, जे बराबर एल प्लस 1/2, जे बराबर एल प्लस 1/2 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, एन के दूसरे मार्कर से करते ताकि हमें याद रहे कि हमने डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डेल ई बराबर ई एन जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में एन स्क्वायर, एंड यहां से एन अपॉन में एल प्लस 1 माइनस एन अपॉन में एल प्लस 1/2। ठीक है, ये वाली चीज आ रही है, आ रही है। एक मिनट, हमारे पास कुछ मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पे, इसमें भी माइनस आ रहा है, अंदर जो फाइनल आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं ठीक है। सो इसको जब सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा ए एन जेड एल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में एन स्क्वायर, अंदर जब करेंगे तो एन कॉमन आ गया बाहर, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से करेंगे तो एल प्लस 1/2 माइनस एल माइनस 1 डिवाइड्स में एल प्लस 1 और एल प्लस 1/2, राइट। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 जब बाहर निकाल दिया जाएगा ई एन जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में 2n, और दिया जाएगा एल प्लस 1/2 माइनस, सो माइनस वाली टर्म दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ जी बराबर एल माइनस 1/2। एल माइनस 1/2 के लिए आपको वेरीफाई करना है कि एल माइनस 2 कैसे होगा।
राइट। सो इन दिस केस ये वाला हमने देखा, वो वाला भी इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड, फिर हमने थर्ड बोला था कि डार्विन टर्म को किस तरीके से सेटिस्फाई करता है ये वाला रिलेशन। सो इन द केस ऑफ डार्विन टर्म, एल बराबर 0 के लिए ये हो जाएगा, और जे हमारा होगा ठीक है। सो इन द केस ऑफ डार्विन टर्म हम क्या लेके चल रहे थे यहाँ पे, एल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, एंड जे की वैल्यू लेके चल रहे हैं हम क्या, एल प्लस 1/2। सो एल प्लस 1/2 के केस के अंदर एल की वैल्यू हमने क्या ले ली 0। सो यहाँ से जो जे की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/2। अब 1/2 वैल्यू हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये ई एन बराबर ई एन जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में एन स्क्वायर, एंड अंदर की तरफ आ जाएगा जे बराबर 1/2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1, एंड देन यहाँ पे हमारा आएगा 1 एन माइनस, एंड इन द केस ऑफ दिस वन यहाँ पे एल इक्वल्स में 0 रखेंगे तो एल इक्वल्स में 0 रखने पर 1/2 ऊपर जाएगा 2n, सो माइनस 2n। ये जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा माइनस ई एन जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में एन। दिस टर्म एंड ऑल्सो दिस टर्म्स ऑलमोस्ट सेम, दोनों के दोनों क्या है सेम है। तो इन दोनों ही केसेस के लिए, लाइक स्पिन के लिए और डार्विन के लिए, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। पहली चीज हमारे पास जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि फाइनल हम जो टोटल एनर्जी निकालते हो किस तरीके से निकालते हो, क्योंकि टोटल एनर्जी में काफी मिस्टेक्स जो हमारे पास होती है ना, वो इस वाले केस के अंदर होता है कि यहाँ से हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि फाइनल टर्म्स के अंदर ओनली जी आता है, वहां पे एल आता नहीं है, यहाँ पे एल ही एल भरे पड़े हैं। तो इनको नेग्लेक्ट किस तरीके से किया जाता है वो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको ये याद रखना है इन दोनों केसेस के लिए, सेटिस्फाई कर रहा है दोनों ही केसेस को। इसको हमने देखा, इसको हमने देखा, बाकी इसको आपको खुद से करना है कि किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, हो गया। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के लिए हो गया, एंड द थर्ड विल बी डार्विन टर्म के लिए हो गया। अब हमें निकालना है फाइन स्ट्रक्चर जो था, इसके लिए टोटल एनर्जी कितनी आएगी, जो पटर्ब एनर्जी की बात कर रहे हैं वो कितनी आएगी। तो टोटल एनर्जी, और वहां पे भी आपको देखो बुक्स में लिखा हुआ कुछ दिखेगा और उसके पीछे की मीनिंग कुछ और होती है। सो बुक्स के लाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है वो। नाउ टोटल perturbed energy for one electron atom। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी बेसिकली आ जाएगी डेल ई बराबर डेल E1 प्लस डेल E2 प्लस डेल E3। अब लिखने के लिए तो हमें पास क्या देता है कि तीनों टर्म्स को हमें ऐड करना है, लेकिन एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी थी और डार्विन टर्म में जो एनर्जी आ रही थी वो एक दूसरे की ऑपोजिट है। लाइक कि एल बराबर 0 वाले केस के अंदर तो हमारे पास क्या आ रही है, डार्विन टर्म आ रही है, एंड एल इज नॉट इक्वल टू 0 वाले टर्म के लिए क्या आ रही है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो जो हम दो अलग अलग एनर्जी मान के चल रहे हैं, ये वाली, ये और ये, तो दो अलग अलग मान के चल रहे हैं, दोनों बेसिकली अलग है ही नहीं, ये एक ही एनर्जी मान के चलते हैं इसको। ये मैंने इसलिए आपको कंप्लीटली लिखवाया था यहाँ पे। तो जो हम दोनों अलग अलग एनर्जी मान के चल रहे हैं, डेल E2 प्लस में डेल E1, ये दोनों अलग अलग एनर्जी ना होके यूनिवर्सली अगर हम एल इक्वल्स में किसी भी वैल्यू के लिए निकालें, जैसे हमने निकाला ना ये वाला फॉर्मूला, तो एल की वैल्यू यहाँ पे इस वाले केस के अंदर कुछ भी हो सकती है, एल बराबर 0 भी हो सकता है, एल इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही केसेस के लिए क्या है, वैलिड है। सो डेल E2 प्लस डेल E3 दोनों के लिए ही वैलिड फॉर्मूला हमारे पास कौन सा हो गया, सिंगल फॉर्मूला। सो जब हम यहाँ पे एड ऑन करेंगे तो हम दोनों टर्म को अलग अलग ऐड नहीं करेंगे। मान लो कि डार्विन प्लस में स्पिन ऑर्बिट, इनको अलग अलग ऐड नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, जिसको हमने यहाँ पे कंबाइन किया है। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी ई, और इसको हम परटर्ब्ड एनर्जी हमारे पास यही, तो ये हमारे पास हो जाएगी E1 काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो हमारे पास आई थी वो आई थी हमारे पास En जेड अल्फा का स्क्वायर डिवाइड्स में एन स्क्वायर
और अंदर हमारे पास आया था n डिवाइड्स में l प्लस 1/2 माइनस 3/4 एंड यहां से हमारे पास आ जाएगी ये वाली टर्म। सो ये हो जाएगा en जेड अल्फा का स्क्वायर डिवाइड्स में n स्क्वायर एंड l अपॉन में j प्लस 1/2 माइनस n अपॉन में l प्लस 1/2। करते हैं इसको इजी। सो डेल e प्राइम बराबर आ जाएगा en जेड अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में n स्क्वायर कॉमन है, यहां से देखेंगे तो n l प्लस 1/2 माइनस 3/4 प्लस n j प्लस 1/2 माइनस n l प्लस 1/2 ये चीजें। सो ये दोनों के दोनों सेम टर्म्स है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास डेल e प्राइम बराबर en जेड अल्फा का स्क्वायर डिवाइड्स में n स्क्वायर एंड अंदर जो आएगा वो आएगा n j प्लस 1/2 माइनस 3/4। ये हमारे पास आई बेसिकली पर्टर्ब्ड टर्म एनर्जी टर्म, पर्टर्ब्ड एनर्जी टर्म इक्वेशन नंबर 4। जो हम टोटल एनर्जी जो निकालते हैं इन द केस ऑफ पर्टर्बेशन वो हमारे पास ये आई है। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है जिनकी हमें वैल्यूज डायरेक्ट पता होती है, जस्ट लाइक en की वैल्यू वैसे तो हमें पता है कि ये वाले वैल्यू होती है इसकी en की, en इक्वल्स में माइनस हाफ mc स्क्वायर इंटू जेड अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, और इसको डायरेक्ट वैल्यू हम निकालते हैं जो कि हम बेसिकली देखते हैं बोर मॉडल के अंदर। वो हमारे देखे जाता है ये en बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है en बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। सेकेंड थिंग इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको फाइनाइट स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोल के चलते हैं हम। इसकी वैल्यू होती है 1/137। ये होता है हमारे पास फाइनाइट स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये होता है हमारे पास फाइनाइट स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो दोनों ही वैल्यू हमें पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो भी हमें टर्म देगा वहां पे जेड भी देगा। मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो जेड बराबर क्या आ गया, उसके लिए 1 आ गया। एन की वैल्यू क्या होगी, जो हमें स्टेट देगा, जैसे कि एन बराबर 1 के लिए जो स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एन की वैल्यू आएगी और जे की वैल्यू आएगी। किस तरीके से होगी वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर ये वाली था जो पर्टर्ब हमारे पास एनर्जी हमारे पास आ रही थी वो।